हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ हैं शुभम बंसल, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 43। इनके ऑप्शनल के बारे में बात करें तो इनका ऑप्शनल है ज्योग्राफी। लेकिन इनकी कहानी में यहां ट्विस्ट आता है कि इन्होंने नौकरी के साथ साथ अपनी तैयारी की। ये एक वर्किंग पर्सनल है और अपनी तैयारी और वर्किंग को कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो काम भी कर रहे हैं और साथ में अपना जो सपना है यूपीएससी का उसको भी पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस ओनली आईएएस की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। शुभम, मैं आपसे सीधे सवाल करना चाहूंगा। मैं आपसे सबसे पहले यही सवाल पूछूंगा कि काम के साथ तैयारी कैसे बैलेंस करते हैं, आपने कैसे बैलेंस किया इस चीज को? सर, मैं इस समय एक बैंक में काम कर रहा हूँ और मैं ये नहीं कह सकता कि इस तैयारी के समय मेरे मन में एप्रीहेंशन नहीं आ रहे थे। मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट के बाद जॉब ज्वाइन करी थी, तो थर्ड अटेम्प्ट को लेके मैं एप्रीहेंसिव था कि टाइम बहुत। सो आई कांट से कि मेरे मन में इस चीज को लेके एप्रीहेंशन नहीं थे, लेकिन फिर तैयारी को उसी तरीके से हमें मोल्ड करना पड़ता है लगातार। मे बी अगर मैं जॉब में नहीं होता तो मैं अलग तरीके से कुछ और तैयारी कर रहा होता। अपने सोर्सेस को रियलाइन करना पड़ता है, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को रियलाइन करना पड़ता है टाइम के साथ। में भी हम नोट्स कैसे बना रहे हैं, नोट्स को और ज्यादा क्रिस्प और शॉर्ट बनाना है कम टाइम में रिवीजन के लिए एग्जाम से जस्ट पहले, और इस सब तरीके की चीजें में भी अपने सोर्सेस भी कई बार लिमिट करने होते हैं। कई बार ट्रेडिशनल बुक्स की जगह थोड़े और चीजें करनी होती हैं कि कैसे हम मिनिमम टाइम में कर सकें, बट इट इज पॉसिबल एट द एंड ऑफ द डे। इट इज सो एज यू टोल्ड, वी विल कम फॉरवर्ड विद दिस और मैं आपसे सवाल पूछने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो आपकी तैयारी है ये स्टेप बाय स्टेप हुई, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। तो इसमें क्या एक प्लान बी का जो सीन आता है, जैसे आपने काम करना चालू कर दिया, अगर आपका यूपीएससी फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, तो आपने एक प्लान बी पे फोकस किया और कहीं ना कहीं आपने अपने जॉब को सीख किया। तो क्या प्लान बी इतना इफेक्टिव होता है, क्या उसकी जरूरत पड़ती है और कितने फायदे हैं प्लान बी बना के रखने से? सर, काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स इसमें वन साइज फिट्स ऑल का अप्रोच नहीं हो सकता, बट आई थिंक मेरे केस इसमें प्लान बी ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी, क्योंकि जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था तो मैं प्रीलिम्स से काफी डर गया था, क्योंकि वो जिस तरीके का नेचर है उस एग्जाम का, एलिमिनेशन बेस्ड। बट जब मेरे पास एक जॉब थी तो आई वाज मच मोर कंफर्टेबल। मैं उस दिन सुबह उठा, मुझे पता था कि आई हैव नथिंग टू लूज। तो वो जो काम आता है एक, मे बी प्रीलिम्स से पहले, मेंस से पहले, इंटरव्यू से पहले, आई थिंक जॉब इज वर्थ इट फॉर दैट। और इवन अपने आप से प्रेशर कम होने लगता है, फिर हम पढ़ाई मतलब और फ्रीली होके कर पाते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है, बट एक मेंटल पीस बहुत ज्यादा आता है, एंड आई थिंक इट इज वर्थ इट। बट ऑफ कोर्स अगर कोई नहीं करना चाहता, दैट इज अ पर्सनल चॉइस टू। लेकिन दोनों तरफ से आप एक तरीके से जो बता रहे हैं कि दो नाव पे सवार हैं आप, कहीं आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ में आप तैयारी भी कर रहे हैं, इसको बैलेंस किया जा सकता है, इट्स पॉसिबल। बिल्कुल सर, बिल्कुल बैलेंस किया जा सकता है। एंड इवन आई थिंक वर्किंग प्रोफेशनल होने के अपने एडवांटेजेस हैं। टाइम मैनेजमेंट अपने आप बेटर होने लगता है, वी बिकम मोर एफिशिएंट इन व्हाट वी डू, क्योंकि पता होता है कि सर पे एक तरीके से तलवार लटकी हुई है कि करना तो है ही, जॉब नहीं छोड़ सकते और तैयारी भी करनी है, तो वी इवेंचुअली डू इट विद मच मोर स्पिरिट। आपके ऑप्शनल के बारे में बात करें शुभम, ऐसा माना जाता है कि जिसका कोई नहीं है उसका ज्योग्राफी है। क्या ऑप्शनल इस तरीके से लेना चाहिए कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप फाइनली ज्योग्राफी को एक्सेप्ट कर लें, या फिर इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है? सर, मेरे ख्याल से इस तरीके से लेना कि अगर कुछ और नहीं मिले और ज्योग्राफी ले लें, बहुत साउंड अप्रोच नहीं है। मे बी ऑफ कोर्स और ऑप्शनल की तरफ भी देखा जा सकता है। बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि नहीं कोई ऑप्शनल समझ में आ रहा तो ज्योग्राफी, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारी चीजें, सीधे ज्योग्राफी पे ना आके अटके। बट उसके बाद ये देखिए कि किसका मटेरियल ज्यादा इजीली अवेलेबल है, अगर कोचिंग करनी है नहीं करनी है, कैसे कर सकते हैं, और खुद को क्या पसंद है। क्योंकि ऑप्शनल हो सकता है बहुत लंबे टाइम पढ़ना, हो सकता है आप 6 महीने में पढ़ के निकल जाए, विच इज व्हाट आई होप फॉर पीपल। और हो सकता है 5 साल भी पढ़ना पड़े, बहुत लोगों के साथ हो सकता है। तो एक इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। फिर और चीजें भी आती हैं, अलग फैक्टर्स की, जीएस के साथ कोई ओवरलैप है नहीं है, आपको चाहिए या किस तरीके से, तो अपने इन सब इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। बट ऑफ कोर्स इसका कोई आइडियल आंसर नहीं है, और कई बार ऑप्शनल सिलेक्ट करके कुछ टाइम बाद रियलाइज भी होता है कि मे बी इट वाज नॉट एज सूटेड। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। आपने जब ज्योग्राफी बतौर आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में एक ही ऑप्शन रहा है, यस सर। आपके क्या फैक्टर्स थे, किस तरीके से आपने इसको चूज किया है ज्योग्राफी को, क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स थे आपके लिए? ज्योग्राफी के बारे में सर बहुत कुछ मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल साउंड या लॉजिकल डिसीजन था उस समय, बट ऑफ कोर्स ऐसा होता है, कई बार लोग कहते हैं एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है कि आप एक बार एक चीज को समझ लें तो इट इज इजियर।
और उस सेंस में अब मैं इसको टेस्टिफाई तो नहीं कर सकता कि क्या है, बट ऑफ कोर्स जीएस में ओवरलैप है इस सब्जेक्ट का, मुझे लगता है काफी। जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, मैं अपने कॉलेज के 4th ईयर में था और तुरंत मैंने प्रीलिम्स दे दिया था, और उस स्टेज में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। तो उस समय भी टाइम की मेरे पास कमी थी, उस समय भी एक तरीके से कई जगह दिमाग था, तो उस केस में मुझे ज्योग्राफी ने हेल्प किया था। अब हम सीधा आते हैं प्रीलिम्स के ऊपर। यस। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, सेकंड हाँ जी। अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स भी नहीं होता है, और तीसरे प्रीलिम्स भी अटेम्प्ट नहीं में यू मेक इट इनटू द लिस्ट। तो सर। आप अब प्रीलिम्स का जो ग्राफ है आपके में, तो वो बड़ा डिफिकल्ट सा एक यू टाइप एक ग्राफ बन रहा है। सो काफी। एक क्रैकिंग स्ट्रैटेजी या फिर एक पैटर्न आप बता सकते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? सर फ्रैंकली बताऊं तो प्रीलिम्स से आज भी बहुत ज्यादा मुझे डर लगता है। अभी कोई बोलेगा कि अगला प्रीलिम्स दे दो तो काफी डर के साथ जाऊंगा, वो चीज हमेशा रहेगी, बट वो इट इज अ पार्ट ऑफ द एग्जाम। जहां तक इसकी स्ट्रैटेजी की बात रही सर, मैं समझता हूँ कि बुक लिस्ट तो बहुत हद तक सेम रहती है सभी एस्पिरेंट्स की, मे बी माइनर वेरिएशंस होते हैं, दैट इज अवेलेबल। बट एक चीज जो होती है, टेम्परामेंट जो हमें चाहिए, एक तो टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, बहुत साउंड रिवीजन होना चाहिए। अब कितने टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करने हैं, दैट इज अ सब्जेक्टिव थिंग, बट प्रीलिम्स बहुत हद तक जब हम वो पेपर देने बैठते हैं, हमें वहां समझ में आता है वो नर्व्स का खेल है। वहां पे जो नर्व्स की वैल्यू होती है, जो हम टेम्परामेंट अपना बनाए रखते हैं टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस कर करके, और फुल लेंथ मॉक्स स्पेशली जब दें, तो आई थिंक दैट इज द की। और बहुत सारा रिविजन, एटलीस्ट कोर सब्जेक्ट्स का। करंट अफेयर्स इज डायनेमिक, बट अगर हम पॉलिटी या फिर हिस्ट्री जैसी चीजों में गलतियां ना करें तो हम अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। चलिए, तो आपने इससे बात की रिवीजन की, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने रिवीजन्स जो जनरली जैसे ही दिन पास आते हैं प्रीलिम्स के, तो 30 दिन, 15 दिन, एक हफ्ते में आपको पूरा जो सिलेबस है उसको रिवाइज करना है। आपका क्या अप्रोच रहता था? नोट्स किस तरीके से बना के आप रिवाइज करते थे? सर मेरा अप्रोच शुरू से एग्जाम के लिए यही रहा कि मैं बुक्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता था। मेरा अप्रोच ये रहता था, जब मैं फर्स्ट नहीं, सेकंड या थर्ड टाइम बुक को पढ़ रहा हूँ, मैं उसी समय इतने एक्सटेंसिव नोट्स बना लूं कि मुझे दोबारा बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। उसका फायदा ये होता है, मे बी मैं डिफरेंट पेन या हाइलाइटर यूज कर सकता हूँ, या मुझे पता होगा कि पेपर के किस पेज में कौन सी चीज लिखी है और मुझे कब वो देखनी है। मे बी पेपर से 2 महीने पहले मैं देख रहा हूँ, बट 15 दिन पहले मैं स्किप कर दूं, क्योंकि मुझे पता है ये वाला पार्ट मुझे आता है। तो मैं इस तरीके से करता था कि मेरे इवन मैंने लक्ष्मीकांत के भी पूरे नोट्स बना लिए थे, मैंने लक्ष्मीकांत फिर खोली नहीं उसके बाद। तो सर ये तो अपना अप्रोच है, बहुत लोग मार्जिन पे भी बनाते हैं, बट नोट मेकिंग हेल्प करती है रिवीजन में, मुझे ऐसा लगता तो धीरे धीरे नोट्स से आप कंसाइज करते जाइए, कंप्रेस करते जाएंगे, और है आराम फाइनली से। आपको उसी को रिवाइज करना है। यस सर। और इवेंचुअली कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि आपको पता है हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई किसी में स्ट्रांग होता है, किसी में वीक। जैसे पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इकोनॉमिक्स में या इवन थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक में बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ ओवर द टाइम बेटर हो गया था। तो और तरफ फोकस करा जा सकता है, अपनी की स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए। शुभम, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपका सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ? जब आप पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने ज्यादा ऊपर तक पहुंच गए थे, आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, दूसरी बार में मतलब बिल्कुल ये ऐसा हो गया कि आपने फर्स्ट डेब्यू मैच में आपने सेंचुरी मार दी, और उसके बाद आप सेकंड मैच में आप यू आर अ डक काइंड ऑफ। सर मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आज तक भी नहीं समझ आता क्या हुआ था। वन ऑफ द रीजंस कैन बी कि उस समय बस 35 डेज थे, और इंटरव्यू में ना होने के बाद थोड़ा सा एक डीमोटिवेशन सा आ जाता है, इतना ज्यादा सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, और इवेंचुअली कुछ ना मिले। और दूसरा मुझे लगता है मैंने बिल्कुल भी टेस्ट सीरीज या कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे थे। तो मान लीजिए 1 साल हो गया था मुझे प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी से गए हुए, तो जब मैं वहां पेपर में करने बैठा था, तो मेरे लिटरली हाथ कांप रहे थे उस समय कि कैसे सर्कल करूं, या कैसे मैं एलिमिनेशन वगैरह भूल गया था। ये सारी चीजें मतलब नेचुरली नहीं आ रही थी, मैंने बस कच्चा पक्का पढ़ा था, बट आई हैड नो प्रैक्टिस। तो मेरा 1.3 मार्क्स से रह गया था, बहुत फाइन मार्जिन थे उस समय भी, बट वही बहुत होता है इसके लिए। तो हर तरीके से रिवीजन तो करना है, बट अपने आप को मैच प्रैक्टिस भी देनी है साथ में, मुझे ऐसा लगता है। ये गलती हो गई थी सर। मतलब प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लेना है, अगर आपने एक बार निकाल बिल्कुल दिया नहीं। तो फिर ऐसा नहीं है कि आप दूसरी बार भी निकाल पाए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रीलिम्स एक ऐसी स्टेज है सर जिसका मुझे लगता है, मेंस तो फिर भी क्या बोलते हैं, मे भी आप मेहनत करते हैं बच्चे और एक अप्रोच बेस्ड होता है। प्रीलिम्स के लिए मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा, पहले निकाल रखा है तो इस बार और दुगनी तैयारी से चाहिए। अब इससे दूसरे चरण पे आते हैं, मैं मेंस के बारे में बात करना चाहूंगा। जी। 90 डेज है आपके पास, 3 महीने हैं। 3 महीने में जनरली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि रिजल्ट आ जाए उसके बाद शायद आंसर राइटिंग चालू करें, ऑप्शनल की तैयारी चालू करें। कुछ का अप्रोच होता है राइट फ्रॉम द वेरी डे, जिस दिन उन्हें एग्जाम देके आए, प्रीलिम्स का नंबर मिलाए और चालू हो जाते हैं। आपका क्या स्ट्रैटेजी था? आपने किस तरीके से तैयारी की अपने मेंस के लिए? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं काफी एज पे था प्रीलिम्स के कट ऑफ के,
तो वो एप्रीहेंशन मेरे मन में भी रहा था 1 सवा महीने तक। बट उसके मुकाबले थर्ड अटेम्प्ट में मेरा लगभग 130 स्कोर बन रहा था, तो कोई एप्रीहेंशन का चांस ही नहीं था। पता था कि प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही रहा है, तो मैं तुरंत आते ही बस 2-3 दिन का ब्रेक लेके मैं लग गया था उस चीज में। मन को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई जना ऐसे एज पे भी है कोई एस्पिरेंट, तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर अभी ये 40 डेज लूज कर दिए तो उसके बाद के 50 डेज बहुत मुश्किल हो जाएंगे। चाहे मन करे ना करे, मन में डर आए प्रीलिम्स क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, बट करते जाना है, कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगला अटेम्प्ट तो लिखना ही है ना अगर नहीं क्लियर हो रहा है एक तरीके से। तो बहुत मन को पक्का करके सर, मोटिवेशन तो एक अपनी जगह, बट डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। उस 40 डेज को वेस्ट नहीं कर सकते। जब और लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो खुद आगे निकलना है उस समय। तो वही टाइम है अपने आप को पुश करके कंपटीशन में आगे निकलने का। बिल्कुल सर। और उस समय थोड़ी हम मतलब दिस इज अ रियलिटी ऑफ पेपर, हर एस्पिरेंट हर पेपर को इक्वल अटेंशन नहीं देता। फॉर एग्जांपल एथिक्स और एसए को बहुत ज्यादा एस्पिरेंट बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते, तो मे बी ये टाइम है कि हम उन चीजों को भी देख सकें कि पेपर से पहले 15 दिन पहले एथिक्स और एसए करने की जगह अभी करके हम अपना बेस फाउंडेशन बना लेते हैं, उस पर बिल्ड अपॉन कर लेंगे बाद में। तो जनरली जिनको इग्नोर करते हैं हम, एसए या जीएस4 को आप बाद में हल्के में लेते हैं या कम तैयारी करते हैं, उन पे भी आप जी, तैयारी। उनको इस समय करा जा सकता है, ताकि एंड का टाइम थोड़ा ऑप्शनल या उन चीजों के लिए जिसको याद करना है एक तरीके से, और रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए अभी हमारे पास बेटर करने का टाइम रहेगा ये वाला। तो उससे हमें दो फायदे मिल जाते हैं, पहला हम समय बचा लेते हैं, दूसरा हम जो कमजोर हिस्से हैं उन पे भी काम कर लेते हैं। बिल्कुल, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है एथिक्स, और ऐसे अलग तरीके का होता है बाकी चीजों से, तो ऑफ कोर्स उस समय पढ़ाई भी आसान है। अब आंसर राइटिंग का मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम एक आंसर लिख रहे हैं तो उसका क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या हमें एक परफॉर्मा फॉलो करना चाहिए आंसर लिखने के लिए? सर, इस क्वेश्चन से सबसे पहले तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अक्सर लोग पूछते हैं आंसर राइटिंग कब करें। इसका तो कोई सिंगल आंसर है नहीं। जैसे मैंने अपने केस में 2016 से ही शुरू कर दी थी। मैंने मेंस की आंसर राइटिंग से तैयारी शुरू करी थी, प्रीलिम्स बाद में देखा था। बट बहुत ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए लोगों को, इसलिए नहीं रुकना चाहिए कि जब सब हो जाएगा तब करेंगे। आज जो टाइम है आप शुरू कर सकते हैं, मतलब प्रीलिम्स से पहले नहीं, आई मीन प्रीलिम्स के तुरंत बाद शुरू कर दें। और जो की फोकस जीएस की आंसर राइटिंग के लिए रहना चाहिए, पेपर कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अगर उसको अच्छे से कर लिया क्वेश्चन के हर पार्ट को एड्रेस करते हुए, तो एवरेज से ऊपर मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई भी जीएस का क्वेश्चन उठा के देखें तो अक्सर उसमें 3-4 चीजें होती हैं। कभी एक स्टेटमेंट होता है, उसके आगे क्रिटिकली एनालाइज, उसके फैक्टर्स पूछते हैं, उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज या इस तरीके की चीजें। अगर इन सबको हेडिंग्स में ब्रेक करके हमने आंसर दे दिया तो इट विल एटलीस्ट लुक गुड कि हमने सब कुछ एड्रेस किया है। दैट इज अ की, एक तरीके से। तो सवालों में जो कीवर्ड्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं, जो हिस्से हैं उनके, सबका आप जवाब दें, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए आंसर राइटिंग। बिल्कुल सर, हर तरीके से अगर हमने इस एक छोटी सी चीज को एड्रेस कर दिया कि हमने क्वेश्चन की हर पार्ट को एड्रेस करा है, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ते हैं, मे बी जो प्री क्लियर करके जा रहे हैं, इतना न्यूज़पेपर्स पढ़ के उनमें एक कैपेबिलिटी है, तो बस वहां पे ये समझना है कि डिमांड्स को एड्रेस करना है हर तरीके से। अगर मान के चलिए आपने कहा 2016 से आपने आंसर राइटिंग शुरू कर दी, जब आप जी शुरुआत कर रहे थे अपनी तैयारी, सामान्यतः एक एस्पिरेंट को कितना समय लगता है हमारा एक सिलेबस, मतलब एक एवरेज लेवल पे, ऐसे तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता ऐसा माना जाता है, लेकिन सही मायने में देखा जाए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सिलेबस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए? सर, मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स की स्ट्रैटेजी पढ़ी है। कुछ लोगों ने 8-9 महीने में भी क्लियर करा है ये एग्जाम, बट आई थिंक 1 से 1.5 साल इनफ है। उसके बाद हम अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं, बट अगर हमने हो सकता है शुरू से सही राह पकड़ी हो तो 1 से 1.5 साल इनफ है। उससे कम में भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। और ऑफकोर्स मुझे 4 साल लग गए, तो मे बी कुछ कुछ कमियां रहती हैं हमेशा, बट अगर किसी के पास इतना टाइम है तो उन्हें कोई हीन भावना फील करने की जरूरत नहीं। जनरली आप देख रहे हैं कि इतने सारे सोर्सेज हैं आजकल, जो ऑफलाइन सोर्सेज से ज्यादा ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल, अलग अलग आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उससे हमें समझ में आ जाता है कि हाँ सोर्सेज बहुत। चैलेंजेस ये आते हैं सबसे पहले सेग्रीगेशन, सिलेक्शन, और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है इंप्लीमेंटेशन। तो इन चीजों के बारे में आप बताइए कि हम कैसे सेग्रीगेट कर पाए, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सिलेक्ट कैसे करें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि आज हर जो न्यूज है उसको बना दिया जाता है यूपीएससी इंपॉर्टेंट, चाहे वो न्यूज रेलेवेंट हो या नहीं। नए एस्पिरेंट्स के लिए वो सेग्रीगेशन एक चैलेंज। दूसरी चीज, चैलेंज उनके लिए ये भी बन जाता है कि आपने उसको सेग्रीगेट नहीं किया, सिलेक्ट नहीं किया, आपने उसको लिखते गए, नोट्स बनाते गए, तो बड़ी परेशानी। फिर इंप्लीमेंटेशन चैलेंज। ये सारी चीजें हम कैसे अलग कर सकते हैं शुभ? सर, आप सही कह रहे हैं कि आज के टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज है, इतनी सारा सी ऑफ मटेरियल है एक तरीके से। तो सबसे पहले तो जो एक चीज कर सकते हैं, आप एक किसी वेबसाइट या आप जो भी इनिशिएटिव फॉलो कर रहे हैं उसमें ट्रस्ट अपना पुट कर दीजिए। इस एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, कंसिडरिंग ऑप्शनल भी करना और चीजें भी, कि आप डेली कुछ बदल सकें या डेली कंपेयर करें, साथ वाले से पूछे वो क्या कर रहे हैं, हम ये वेबसाइट भी ट्राई कर सकते हैं। एट मैक्स अगर आपको करना है तो कोई 2 इनिशिएटिव देख लीजिए और एक टाइम पे कन्वर्ज करना ही पड़ेगा।
दूसरी चीज, हर चीज का नोट्स बनाना संभव नहीं है, ये हर जने की अपनी अप्रोच है, बट बहुत सारी कोचिंग्स और सब चीजें हैं जो प्रीलिम से मेन से पहले अपने मॉड्यूल्स लाती हैं जो भी हैं, तो मुझे एज सप्लीमेंट्री मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो पूरी तरीके से दैट इज इनफ, बट व्हील को हर बार री इन्वेंट नहीं कर सकते। डेली अगर हम 3 4 5 घंटे एक ही चीज में निकाल देंगे, देयर इज ऑप्शनल अदर और चीजें भी हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और मॉक्स देने हैं, तो अपना ट्रस्ट सर कभी तो किसी एक चीज में लगाना पड़ेगा, विचलित नहीं हो सकते लगातार। इससे फाइनली ये बात आती है कि न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन्स को भी ऐसा माना जाता है एक दूसरे के पूरक हैं, अगर ये नहीं तो ये कर लीजिए, ये नहीं तो ये कर लीजिए। आप कितना मानते हैं कि न्यूज़पेपर क्या मंथली मैगजीन का रिप्लेसमेंट बन सकता है? सर मैं ऑनेस्टली मैं दोनों में ही कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा, लेकिन दोनों में लगातार किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं करता रहा। तो न्यूज़पेपर के साथ क्या होता है कि सर अगर हम मेंस पर्सपेक्टिव से देखें, न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ी हुई बातें अक्सर दिमाग में इस तरीके से स्टिक हो जाती है कि वहां पेपर में बैठे बैठे हमें पॉइंट्स याद आ गए कुछ, या मान लीजिए हमने उससे कुछ नोट्स बनाए। बट अगर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें, मान लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस हुई या कुछ हुआ, तो उसकी बस न्यूज़पेपर में होगी। अगर हम ऑनलाइन सोर्सेज यूज करें, चाहे खुद से गूगल सर्च करके हम प्रीलिम्स के मॉड्यूल्स या कुछ भी, तो वहां हमें उस कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री, उसके मेंबर्स में भी, या उसके रिलेटेड की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो डायरेक्टली न्यूज़पेपर में नहीं होती। तो न्यूज़पेपर एक तरीके से इंडिकेटिव है, सफिशिएंट अपने आप में कहना थोड़ा सा मुश्किल है उसको। मतलब दोनों का अपनी अपनी जगह पर जरूरत है। दोनों का अपनी जगह यूज है, और मैं समझता हूँ कि यूपीएससी के पेपर में हमारे पास जितने भी टूल्स हैं, हमें सबको इफेक्टिवली यूज करना चाहिए अपने, मतलब इतने टूल्स हैं, क्यों ना सभी को यूज करें। अब फाइनली हम कहीं ना कहीं अपने सेशन के अंत में आ रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ ऐसी पर्टिकुलर टिप्स या ट्रिक्स जो आप जनरली फॉलो करते आए हैं अपनी तैयारी के दौरान। सर प्रीलिम्स के रिलेटेड तो बहुत सारा रिवीजन और टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस है, आई थिंक इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट मेंस में स्पेशली फॉर ऑप्शनल और इवन फॉर जीएस पेपर, मेरा ध्यान कभी भी किताबें कवर करने पे नहीं था। इस बारे में कई टॉपर्स पहले भी बात कर चुके हैं। मैं पॉइंट स्पेसिफिक जाता था, सिलेबस के हर पॉइंट को पकड़ लें, उससे रिलेटेड थोड़ा सा डेटा लिखें, थोड़ा सा कमिटी रिकमेंडेशन, कुछ एक केस स्टडी मैप, बस इतना लिखें जितना दिमाग रिमेम्बर कर सकता है। कैपेसिटी बहुत कम होती है, मेंस में बहुत तेजी से लिखना होता है, बहुत ज्यादा लिखना होता है। बट वो चीज जो आप नोट्स बनाए अपने क्रिस्प नोट्स हर पॉइंट के हिसाब से, कि आपका पेपर में कोई भी टॉपिक अनकवर्ड ना हो और बहुत तेजी से याद आता जाए, क्योंकि फिलर्स जो होते हैं कि किसी चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज, हर चीज के नोट्स बनाना संभव नहीं है। वो कई चीजें वहां पे भी सोचने में आएंगी, लिखनी पड़ेंगी, बट जो की पॉइंट्स है, क्रक्स, वो तैयार रहना चाहिए अपने पास। शुभम, 4 अक्टूबर को पेपर है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स मैं इसीलिए बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपने कहा है कि आज भी अगर मुझे प्रीलिम्स देना पड़े तो मुझे उस चीज से थोड़ा सा डर है। काफी ज्यादा। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे एस्पिरेंट्स 4 तारीख को पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनको कुछ बातें अपने जहन में रखनी पड़ेंगी, वो क्या है आपकी तरफ? सर सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि प्रीलिम्स में इंप्रूवमेंट हो या अच्छा स्कोर लाना, इट इज पॉसिबल। मैं अपने सेकंड से थर्ड अटेम्प्ट में 97 के आसपास से 130 के आसपास चला गया, विच शोज कि अगर कंसिस्टेंसी और मतलब बस मन बना लिया है कि करना है, तो इट इज पॉसिबल। बहुत सारा रिवीजन होना चाहिए, टेस्ट प्रैक्टिस जितनी टाइम हो उस हिसाब से, और स्टैटिक को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। कई बार करंट अफेयर्स की बहुत सारी चीजें आएंगी इस समय, बट जो हमारी पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत या जो भी फॉलो कर रहे हैं, या स्पेक्ट्रम कर रहे हैं हिस्ट्री के लिए, जिस भी तरीके की चीजें, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि अक्सर जो लोग प्री अच्छे मार्जिन से क्लियर करते हैं वो इनमें गलतियां नहीं करेंगे। आप अपना स्टैटिक पकड़ के रखिए और करंट अफेयर्स को उसके साथ अपग्रेड करते रहिए। मल्टीपल रिवीजन, अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई चीज छूट भी गई या कुछ कम अच्छा है, तो अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट मत होइए। कोई भी इस पेपर में 100% तैयारी के साथ नहीं जाता, आज भी नहीं जाता। मैं भी अभी जाऊंगा तो 100% के साथ नहीं गया था। तो लेकिन जो चीजें आती हैं अब उनको रिवाइज करने का टाइम। चलिए शुभम, आपसे ढेर सारी बातें की, ढेर सारे सवाल पूछे, सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं। थोड़ी सी और बात मैं शुभम आपसे चाहूंगा, अगर आप इंटरव्यू के बारे में हमें बता पाएं। सर चूंकि ये पहला इंटरव्यू नहीं था तो काफी कुछ पता भी होता है। इंटरव्यू में कुछ स्पेसिफिक चीजों की वैल्यू होती है। एक तो आप क्वेश्चन की डिमांड्स को एड्रेस करें, थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक रहें चीजों को लेकर, क्रिटिकली एनालाइज कर पाए। हर चीज में एक नुआंसेस होते हैं, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। अगर आप उस चीज को वहां पे रख सके उनके सामने दिखाते हुए कि आप कॉम्प्लेक्सिटी को भी अप्रिशिएट करते हैं किसी भी इशू जो चल रहा है, और एक हेल्दी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक ऑफिसर लाइक कंडक्ट होना चाहिए, और एक वाइड, जब आप तैयारी करने जाएंगे, एक वाइड रीडिंग रहनी चाहिए, मे बी 1 या 2 न्यूज़पेपर्स की, आसपास दुनिया में जो भी चल रहा है, और उसके ऊपर एक ओपिनियन जो नॉर्मल एजुकेटेड लोगों के बीच में या वाइज लोगों के बीच में होना चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए मेन जो है आपका कैरेक्टर की बात है। इंटरव्यू इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये एक मेन मंत्र है कि इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। उसके अलावा पर्सनैलिटी अगर आपसे सवाल नहीं बन रहा है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप कितने
एक जेस्चर क्या है आपका सॉरी बोलने में या सर आई डोंट नो बोलने में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में लगभग 40% क्वेश्चंस में आई डोंट नो बोला होगा, या जितना भी इसके आसपास, बट आई स्टिल गॉट अ डिसेंट 173 स्कोर उस टाइम पे। वो एक आई डोंट नो कहने का भी या कुछ कहने का तरीका होता है, एक रिस्पेक्ट हो, मे बी आपके मन में एक हो कि नहीं पता बट ठीक है, विल लर्न ओवर टाइम या कुछ ऐसा। तो नाइसिटीज और जो एक एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर होता है वो अच्छा रहे तो इट कैन स्टिल बी गुड। जो आपने बाकी आंसर किए वो कैसे किए हैं दैट मैटर्स। अभी कुछ नहीं आता, आपने बाउंस बैक कैसे किया ये उल्टा और अच्छा आपको पॉजिटिव वो देगा। तो एक बैलेंस बना के चलना है, और ना भी कहना है तो ना भी इस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल कहना है कि वो हाँ की तरह लगे। बिल्कुल सर। चलिए तो शुभम हम रैप अप करते हैं। तो ये थे शुभम, हमने इनसे बात की, हमने जानने का प्रयास किया किस तरीके से अपने काम के साथ अपनी तैयारी को बनाए रख पाए, साथ ही साथ और भी चीजों के बारे में हमने चर्चा की। इनने हमें काफी गहराई से बताया कि प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ मेंस के बारे में भी काफी गहराई से समझने मिला। उम्मीद करता हूं इनके जवाब आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं आपको सहयोग करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली आई इसके साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।